शुरू कर रहे हैं रियल नंबर्स, ठीक है। अभी मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आपको यहाँ तक पहुँचा दिया था, हम यहाँ तक आ गए थे, रियल नंबर तक आ गए थे। अब रियल नंबर्स पढ़ेंगे। इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है, जिसमें से एक चीज़ आपके एग्ज़ाम में वैसे हट गई है, ठीक है, लेकिन वो एक को पढ़ें आप या दोनों को पढ़ लें। एक तो आपने पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, आपको अपना ध्यान बिल्कुल भी भटकाना नहीं है व्हेन यू आर स्टडिंग दिस, ठीक है। अच्छा चैप्टर है वैसे, लेकिन समझ में आ जाएगा तो, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। दोनों चीज़ आपको पढ़नी है, दोनों में स्लाइट फर्क है, लगभग एक जैसी हैं, लेकिन है क्या, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। शायद मैंने आपको ये पहले भी बताया हो प्रीवियस क्लास में, अगर नहीं बताया, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि 9th में और 10th में सिलेबस एक जैसा है, तो कहाँ पे पढ़ाया था ये याद नहीं है मुझे, लेकिन आप देखेंगे। देखो, जब हम डिवीज़न करते हैं, ठीक है, आपने 9th क्लास में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ये सारे डेसिमल पढ़े थे, ये हमने पहले वाली क्लास में भी बात की थी। लेकिन जब हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं दूसरे नंबर से, मान लिया मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूँ और हमें डेसिमल एक्सपेंशन तक अगर नहीं जाना, ठीक है, अगर डिवाइड करके हमें डेसिमल नंबर में नहीं जाना है, बस जहाँ तक रिमाइंडर बच रहा है वहीं तक करना, तो आप जब डिवाइड करते तो 7 बन जा 7, क्या बचा 3, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 4 चीज़ें आती हैं। 4 चीज़ें क्या आती हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये है और एक ये 4 चीज़ें आपके पास हैं, जिसमें से आप इसको क्या कहते हैं? डिवाइजर। इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। इसको मैं DI से लिख देती हूँ इसको, क्योंकि दोनों D से हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा। इसको क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। और इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ये 4 चीज़ें आपके पास आती हैं, ठीक है। इन चारों में एक बीच में रिलेशन होता है। क्या मैंने ये पहले बताया था? बताया भी होगा तो आपको 9th में बताया था, ठीक है। इन चारों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, कौन मुझे बताएगा? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना? yes, तो यही एक तरीके से यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम, ठीक है। बैठ जाइए। अब इसमें जैसे इसको इसमें मैं रख के बताऊं, ऐसा ही एक एग्जांपल मैंने आपको 9th क्लास में दिया होगा। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है? 10 इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है? 7 इंटू कितनी बार डिवाइड किया? 1 किया प्लस 3, ठीक है। यानी कि इस सब को कैलकुलेट कर देते हैं अगर, तो ये मिल जाता है। इसकी ये तो मतलब वो इसका, ठीक है। इसमें एक कंडीशन भी होती है। क्या कंडीशन होती है? रिमाइंडर के लिए कोई बताएगा? मैम रिमाइंडर या तो क्वोशिएंट के बराबर होता है या क्वोशिएंट से छोटा होता है। नहीं, डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट के बराबर होता है। मैम वो 0 के बराबर होना चाहिए रिमाइंडर, और या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए या हो सकता है? मैम रिमाइंडर 0 से बड़ा होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर से छोटा होता है, सही कह रही है आप। थोड़ा नजदीक हो लेकिन गड़बड़ कर रहे हो। और कौन बता? फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ा है। हाँ बताओ। जो मैम B होता है वो कहते हैं R जो है B से, जो B है वो R से बड़ा होना चाहिए। B जो है वो R से बड़ा होना चाहिए मैम बराबर या R बड़ा होना चाहिए? B जो है R से बड़ा होना चाहिए। और आधी कंडीशन बताई, पूरी बताओ। और मैम R जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए या तो 0 से बड़ा। वेरी गुड, ठीक है, बैठ जाओ। ये होता है, क्या होता है? रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर को हम यहाँ पे कहते हैं B, ठीक है। तो फिलहाल मैं डिवाइजर ही लिख रही हूँ, B लिख रही हूँ। यानी कि जो R होता है वो 0 तो हो सकता है। इसको बहुत ही सिंपल, अगर आप ऐसे समझेंगे तो आपको कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा ये।
देखने में ही टिपिकल लग रहा है, लेकिन समझना कैसा है इसको अपने दिमाग में सोच के देखिए। इस एग्जाम्पल के हिसाब से या किसी भी डिवीज़न के एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, जो हमारा रिमाइंडर बचता है ना, दो कंडीशन होती है उसकी। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, जैसे 3 बचा ना, तो यहाँ पर रिमाइंडर में 0 आता है। बड़ी कॉमन सी बात है कि रिमाइंडर या तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन 0 से बड़ा कहाँ तक आ सकता है कि D से तो छोटा ही रहे। समझ गए मेरी बात को? भाई रिमाइंडर कहाँ 0 से बड़ा अगर आएगा तो कहाँ तक जा सकता है? क्या 7 के बराबर हो सकता है रिमाइंडर यहाँ पे? नहीं, क्योंकि अगर 7 के बराबर हो जाएगा तो फिर तो एक और बार डिवीजन चले जाएगा, फिर बचेगा ही क्यों रिमाइंडर? रिमाइंडर ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक आ सकता है ना इस केस में। बड़े से बड़ा कहाँ तक आ सकता है? 6 तक आ सकता है। अगर 6 से एक और बड़ा हो जाएगा 7, तब तो एक बार और डिवीजन चला जाएगा, फिर तो 0 हो जाएगा, फिर तो पूरा डिवीजन चले जाएगा। तो इसका कहने का यही मतलब है, जो R है इट मीन जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, यानी इक्वल टू भी लगा इसके साथ, और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन का साइन है। लेकिन B से यानी कि D से, B मीन्स यहाँ पर B से दिखाते हैं जेनेरिक फॉर्म में लेमा में, पर B का मतलब यह है कि डिवाइजर से हमेशा छोटा ही रहेगा। यानी कि जनरली हम ये कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर आपका होगा या तो 0 होगा या 0 से B के बीच का होगा, ठीक है। ये इसके साथ एक कंडीशन होती है। तो इसको और क्या कहते थे, इसको क्या कहते थे, याद है? कुछ क्लास 9 में भी आया था, ये किस नाम से आया था? रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम थी या कुछ और था? चलिए, ये आज आपके लिए होमवर्क है। आप जाके, आपके सबके पास 9 की किताबें हैं, जाके देखना ये क्या था। ये था ना वहाँ, ये तो आपको याद आ गया, पढ़ाया था, याद आ गया सबको। तो अब ये वहाँ किस नाम से था ये आप मुझे कल बताएंगे। ये आप आज के लिए नोट कर लीजिए दिमाग में कि आप कल मुझे ये बताएंगे ये वहाँ पे किस, वहाँ पे आपकी 2-3 चीज़ें थी, एक रिमाइंडर थ्योरम थी, एक फैक्टर थ्योरम थी, याद आ रही है? वही थी ना फैक्टर थ्योरम कि यहाँ है, वही थी। तो ये आप याद करके मुझे बताएंगे कल। मैं आपसे पूछूंगी कि ये क्या था, ठीक है? अच्छा, अब हम इस अपने मेन टॉपिक में आ रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर इन चीज़ों को अलग अलग अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं जो फॉर्मूले में दिखाया गया है। ए से किसको दिखाते हैं? डिविडेंड, डिविडेंड को दिखाते हैं, ठीक है। ए से किसको दिखाते हैं? डिविडेंड। बी से दिखाते हैं यहाँ पर डिवाइजर, ठीक है। और आर से, क्यू से, स्मॉल क्यू से दिखाते हैं जनरली क्वोशिएंट को, और आर से दिखाते हैं रिमाइंडर। तो ये तो ठीक ही है, जो जिससे भी इसकी स्पेलिंग आती है उसी से दिखा दे रहे हैं। बस इनको याद रखना है कि ए पहले आता है तो ए से दिखाते हैं डिविडेंड को, और बी बाद में आता है तो बी से दिखाते हैं डिवाइजर। डिवाइजर हमेशा छोटा ही रहेगा डिविडेंड से, तो डिविडेंड बड़ा है इसलिए उसको ए से दिखा देते हैं, और डिवाइजर छोटा है तो उसको, इसलिए इसको, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है, मैं एक याद इस फॉर्मूले में किससे किसको दिखाते हैं ये याद रखने का तरीका बता रही है। तो समझ आ गया? तो ये अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को पढ़ने से पहले एक कहानी यहाँ पर आपको बड़ी अच्छी इसमें दी हुई है। आपने अभी नहीं पढ़ना है उसको, मैं बता रही हूँ, अभी आप वो सुनिए जो मैं बता रही हूँ, ठीक है? यही मैं बता रही हूँ जो इसमें दिया है। बहुत अच्छा इसने एक एग्जाम्पल दिया है इस यूक्लिड्स के डिवीज़न लेमा को या फिर एल्गोरिदम को समझने के लिए। इसने क्या कहा, जो जैसा आपकी बुक में कहा है उसी को अगर समझ लें आप। वैसे बहुत कम इन पे ध्यान देते हैं, जो स्टोरीज़ या इसमें दिया रहता है आपको समझाने के लिए, पर ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे मैं सुबह आपको बताती हूँ, सैक वाला था ना, थैले वाला एग्जाम्पल था क्लास 9 में। आप खुद से इसको पढ़ते ही नहीं है, आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के पहले क्या दिया है उसको कभी डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपके सारे कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। इसमें ये कह रहा है एक एग वाला है, एग बेचने वाला, अंडे बेचने वाला, ठीक है। तो वो कुछ अंडे लेकर जा रहा था, एग्स को लेकर जा रहा था। एक दूसरे आदमी ने उसके सारे एग्स, मतलब किसी टोकरी में या किसी भी चीज़ में वो लेके जा रहा था, तो सारे ज़मीन में गिरा के तोड़ दिए, ठीक है। तो उसके बाद वो पंचायत में गया, जैसे गांव में पंचायत होती है जहाँ पर कि छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनका निपटारा होता है। तो वहाँ पर गया तो उसने कहा कि भाई इसने मेरे सारे अंडे गिरा के मेरा नुकसान कर दिया, तो मुझे उसका कंपनसेशन चाहिए। तो उससे पूछते कि तुम्हारे अंडे उसमें थे कितने, ठीक है, उस टोकरी में या बकेट में या जिसमें भी तुम लेके जा रहे थे उसमें कितने एग्स थे। तो वो क्या बताता है, देखो वो बताता है इफ़ काउंटेड इन पेयर्स,
अगर दो दो के पेयर में काउंट करें, पेयर दो का ही होता है, जोड़े में अगर काउंट करें तो वो सीधे सीधे नहीं बताता कि कितने थे उसमें। वो क्या कहता है कि अगर पेयर्स में काउंट करेंगे तो एक बच जाएगा, अगर पेयर्स में काउंट करेंगे तो एक अकेला बच जाएगा। अगर थ्रीज में काउंट करेंगे, थ्री थ्री के ग्रुप में काउंट करेंगे तो दो बचेंगे। कितने बचेंगे? दो बचेंगे। अगर फोर के ग्रुप में काउंट करेंगे तो थ्री बचेंगे। अगर फाइव के ग्रुप में काउंट करेंगे तो फोर बचेंगे। अगर सिक्स के ग्रुप में काउंट करेंगे तो फाइव बचेंगे। लेकिन इफ काउंटेड इन सेवेंस नथिंग विल रिमेन, अगर सेवन के ग्रुप में काउंट करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि वो जो भी नंबर होगा, जितने भी उसके पास एग्स थे, वो किसका मल्टीपल होंगे? सेवन का। ठीक है, ये उसने पूरी कहानी स्टोरी समझा दी। अब उसने कहा कि तुम पता लगाओ कि कितने एग्स थे। तो इसमें क्या करा इसने कि उसने कहा कि मान लिया उसके पास ए एग्स थे। कितने एग्स थे? ए। हम अभी फॉर्मूला डेवलप करना सीख रहे हैं कि ये कैसे आया। मान लिया ये आप करते आए हैं, जो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम है ना बेटा, ये रिपीटेटिव डिवीजन है। क्या है? रेपिटेटिव डिवीजन है। जैसे आप डिवीजन करते हैं ना, लगातार करते हो कि नहीं? जैसे एक ही बार में तो हर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, तो आप रिपीटेटिव डिवीजन करते हो कई बार, तो ये वही है। लेकिन आपने इसको इस नाम से नहीं पढ़ा, यहाँ पे नया नाम आ गया कि यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा। तो इसने कहा, अब हमें इसकी बात से ये पता चल गया, एक हिंट हमको मिली। पहली तो ये जितनी बातें कर रहा था वो तो चलो जो भी ये कह रहा था कि अगर दो दो करके काउंट करोगे तो एक रह जाएगा, तीन तीन करके करोगे तो दो रह जाएंगे, चार चार करके करोगे तो तीन रह जाएंगे। लेकिन बाद में जो इसने बात कही वो हमारे काम की कही। इसने बोला कि अगर सेवन सेवन करके काउंट करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इससे हमें ये क्लू तो मिल ही गया कि वो सेवन का मल्टीपल है, जो भी नंबर है। तो हमने माना कि वन एग्स थे, क्या सपोज, सॉरी ए एग्स थे, क्या हमने सपोज किया? अब अगर ए एग्स थे और ये सेवन के मल्टीपल है, जैसे फॉर एग्जांपल 49 सेवन का मल्टीपल है कि नहीं? सेवन के टेबल में आता है। तो हम इसको 7 इंटू समथिंग तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 7 इंटू 7। और रिमाइंडर में क्या लिखते हैं? 0, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो अगर ये भी अगर 7 का मल्टीपल है तो 7 इंटू कुछ तो आएगा, 7 इंटू कुछ ही आएगा ना। और रिमाइंडर में क्या आएगा? 0। रिमाइंडर में क्या आएगा? 0। अच्छा, अगर हम इसको लेकर, ये मेरी बात समझ आ गई आपको? सबको आई? अगर हम इसी बात को लेकर चले और उसकी पहले वाली बात को सुने, जो उसने कहा था कि अगर हम 2 के पेयर में काउंट करेंगे तो एक बचेगा, तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसको 2 के पेयर में काउंट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी कुछ बार जाएगा 2 का डिवीजन। मान लिया बी बार ही गया फॉर एग्जांपल, या कुछ भी ले लो, सी ले लो, यहाँ बी लिखा तो यहाँ सी भी लिख सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा कह रहे हैं? यही कहा ना इसने। इसी तरीके से अगर 3 के पेयर में, 3 के ट्रिपलेट्स में काउंट करेंगे तो क्या बचेगा कह रही है? यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये सेम भी लिख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। और अगर कहा 4 के पेयर में तो 3, अगर इसने कहा 5 के पेयर में तो 5 काउंट करेंगे तो 4 बच जाएंगे। और 6 करेंगे तो 5 बचेगा। 6 करेंगे मतलब 6 से कितनी बार वो डिवाइड होगा, मतलब कुछ बार टेबल जाएगा और उसके बाद 5 क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे। ठीक है, ये थी। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम पहुँचे और सबसे नीचे हम इसको, ये जो मैंने सबसे पहले बात की, अगर हम इसको सबसे नीचे लिखेंगे तो ये आ जाएगा A = 7B + B। आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? तो इस तरीके से हमने क्या करा, स्टेप्स में इसको सॉल्व किया। तो हमारे पास रिमाइंडर इसमें क्या क्या बच रहे हैं? रिमाइंडर क्या क्या बच रहे हैं? यहाँ 0 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है, 6 तो नहीं बच रहा। तो यानी कि हमारा रिमाइंडर इसके और इसके बीच में है ना। तो क्या हो गया, जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन क्या है? लेस देन क्या है? 7। लेस देन क्या है? 7। ठीक है, 6 बचेगा तो नहीं कहा इसने। ठीक है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। तो ये जो हम स्टेप्स को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जिन स्टेप्स को यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है? एक
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है कि नहीं है? ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड ही है ना। तो हम जब कोई फार्मूला डेवलप करते हैं तो वो क्या पहले ही फार्मूला आ जाता है? फार्मूला पहले से तो नहीं आता ना। जैसे हमने अगर एक छोटा सा फार्मूला सीखा कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो ये पहले से थोड़ी पता था, पहले ये फार्मूला डेवलप हुआ, पहले हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखा, फिर बाद में हमने कह दिया कि ये फार्मूला है ना। तो इसी तरीके से यूक्लिड्स का भी डिवीजन एलॉगरिथम या लेमा है। आपका जो बुक है, बुक के पेज नंबर 3 पर देखिए, थ्योरम नंबर 1.1 लिखिए, थ्योरम नंबर 1.1, और इसमें आपको लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है, अब मैं इसको एक स्टेटमेंट में पढ़ रही, जो बात मैंने आपको ऐसे समझाई उसी को सुनिए। अब आप इसको पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आएगा। ये क्या कह रहा है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं ए और बी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं ए और बी। ठीक है, आगे कह रहा है देयर एग्जिस्ट, अगर आपको कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, जैसे कि आपको मान लिया 10 दिया है और 3 दिया, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। तो इन दो नंबर्स के साथ साथ अगर आपको ये दो नंबर दिए हैं, ये ए है ये बी है, तो इनके साथ साथ दो और नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनको आर और क्यू कहते हैं। अगर हमको दो नंबर्स दिए हैं ए और बी, तो उनके साथ साथ दो और नंबर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि रिमाइंडर और क्वोशिएंट, दो और नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसके लिए एक स्टेटमेंट होता है और ये चारों मिलकर उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। और वो स्टेटमेंट क्या होता है? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यानी कि अगर इसको बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई चार नंबर है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा क्यू कॉमा आर, जिसमें से एक डिविडेंड है, एक डिवाइजर है, एक क्वोशिएंट है, एक रिमाइंडर है, तो ये चारों मिलकर ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर नाम का एक रिलेशन बनाते हैं। और ये एक इस रिलेशन से ये आपस में बंधे हुए हैं, जहाँ पर आर जो है वो 0 से छोटा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और लेस देन क्या है? बी। ऐसा ये कह रहा है। क्या ये सही कह रहा है? क्या आप इसको प्रैक्टिकली देख चुके हैं? अभी मैंने आपको 10 को 7 से डिवाइड करके बताया, तो यानी ये जो कह रहा है ये गलत बात नहीं है, ठीक बात है। तो इसने ही पहले ही कह दिया होगा क्या? पहले इसने ऐसा देखा होगा? कोई भी 4 नंबर, कोई भी 2 नंबर को लिया होगा इसने पहले इसने पेयर लिया होगा ना कोई, फिर छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को क्या करा होगा? डिवाइड करा होगा। जब डिवाइड करा होगा तो ये कंडीशन आई होगी जहाँ पर हमको 4 चीज़ें मिल गई, 2 तो हमारे पास थी, 2 और मिल गई, एक रिमाइंडर और एक क्वोशिएंट। ठीक है, या तो रिमाइंडर 0 है या 0 से बड़ा होगा, तो फिर उन चारों को उसने इसमें लगा कर देखा होगा, है ना, ऐसे कि इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम मुझे 10 बनाना है तो 10 को मैं अगर 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो 10 कैसे बनेगा? 3 3 जाए 9 और प्लस 1। तो ये मैंने बना के देखा ना कि अगर 3 के मल्टीपल से मुझे 10 बनाना है तो 3 3 जाए 9 प्लस 1 करना पड़ेगा। तो मुझे ये एक रिलेशन मिल गया, ये रिलेशन और ये रिलेशन एक ही है, ये रिलेशन और ये रिलेशन एक ही है। इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या कहते हैं इसको? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगर आपको लिखने को आ जाए, जो कि आएगा नहीं, लेकिन अगर आपको लिखने को आ जाए कि व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो आप क्या कहेंगे? इफ देयर आर 2 नंबर्स ए एंड बी, देन 2 मोर नंबर पी एंड क्यू एंड आर ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है, which also exists which satisfy this equation. क्या? A equals to BQ plus R, and where R is greater than equals to 0 and less than B. बात समझ आ गई? समझ आ गई? कितने %? 100 में से कितने %? 100 में से कितने %? 50%. Who said 50%? Who said 0? ओके, ठीक है, इतनी बात 50% समझ में आ गई ना आपको? तो ये किसने बताया था? यूक्लिड। यूक्लिड क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या बताया कि हमारे पास अगर कोई 2 नंबर हैं और अगर हम उनमें से एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 मोर नंबर और आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस, सेटिस्फाई करने के मतलब इसमें रखने पर दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे।
ये मैं आपको पहले 9th में भी बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में जितनी चीज़ें हैं उनकी वैल्यू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इसको कहते हैं यूक्लिड का डिवीजन लेमा। अब आपको ये पता करना है कि लेमा और एल्गोरिथम में क्या अंतर होता है, ठीक है। लेमा जो होता है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। जैसे ये पहले से प्रूव कर दिया गया, फिर आपकी किताब में आपको बताया गया। और एल्गोरिथम क्या होता है, वो स्टेप्स जो हम इसको प्रूव करने से पहले कर रहे थे, जो हम लेमा को करने से पहले जो स्टेप्स हम यूज करते हैं ना, वो क्या, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है। और जो लेमा होता है वो क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये लिखा भी है आपकी बुक में, देख लो, यहाँ पर दिया है, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। पेज नंबर 4 में बहुत अच्छे से इसको आपको बताया गया, दोनों में अंतर और दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दोनों है एक ही चीज़, लगभग 95% या 99%। अंतर क्या है कि जो लेमा है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है, मैंने पहले से